देखिए दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमें दिखाई देती है। हम जीते तो इसी रियलिटी में हैं, लेकिन अक्सर समझ में बहुत ही कम आता है। हमारे आसपास हर रोज ऐसी क्या चीज होती है जो नॉर्मल लगती है, लेकिन जब उन्हें माइक्रोस्कोप से, सैटेलाइट से या साइंटिफिक लॉजिक से देखा जाता है तो उनके पीछे की ऐसी कहानियां मिलती हैं जिनके बारे में आम इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। ये दुनिया का एक ऐसा पजल है, एक जायंट पजल है, जिसमें कुछ पीसेस कभी भी फिट नहीं होते, कुछ रूल्स कभी भी फॉलो नहीं होते और कुछ मिस्ट्री इतनी गहरी होती है कि साइंटिस्ट की पूरी जिंदगी सिर्फ क्यों का जवाब ढूंढने में निकल जाती है। हमारे लिए ये सिर्फ एक स्टोरी होगी, लेकिन उनके लिए एक बैटल होती है, एक ट्रुथ की बैटल होती है, क्योंकि क्वेश्चनिंग साइंस की एक जर्नी है और हर क्वेश्चन के पीछे एक ऐसा लॉजिक छुपा होता है जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करता है। और आज हम यूनिवर्स की उस परत को उठाने वाले हैं जो न सिर्फ विज्ञान को चुनौती देता है, बल्कि हमारे अस्तित्व के हर एक सवाल को दोबारा लिखने पर मजबूर कर देता है, और जिसका नाम है डार्क मैटर। एक ऐसा पदार्थ जो दिखता नहीं, छुपता नहीं, उपकरणों में दर्ज नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड की हर एक संरचना को नियंत्रित करता है। और यदि यह ना होता तो ब्रह्मांड का कोई स्वरूप नहीं होता, सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज्ड एनर्जी का धुआं भरा सागर होता। ये डार्क मैटर ही वो पहली ग्रेविटेशनल फ्रेमवर्क है जिसके कारण गैलेक्सी बनी, तारे बने, ग्रह बने और अंततः जीवन जैसा कुछ संभव हुआ। इस रहस्य की शुरुआत फ्रिट्ज ज्वाइकी ने 1930 में तब की थी, जब उन्होंने कोमा क्लस्टर में आकाश गंगाओं की गति को देखा। गैलेक्सियां इतनी तेजी से घूम रही थी कि देखने वाले मास से उन्हें कोई ग्रेविटेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यानी अगर सिर्फ दिखने वाले तारे और गैस हो तो क्लस्टर एक सेकंड भी अपनी जगह ना टिके, और इसी इनकंसिस्टेंसी ने मिसिंग मास प्रॉब्लम को जन्म दिया। लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक कम्युनिटी को लगता था कि ब्रह्मांड को समझने के लिए न्यूटन और आइंस्टाइन की इक्वेशन काफी है। तो फिर 1970 के दशक में वीरा रोबिन ने सबसे बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने देखा कि आकाश गंगाओं का रोटेशन कर्व बिल्कुल फ्लैट था। यानी गैलेक्सी के आउटर स्टार उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने इनर स्टार्स, जबकि न्यूटनियन डायनेमिक कहती है कि दूरी बढ़ने पर ग्रेविटेशन कम होना चाहिए और गति भी कम होनी चाहिए, ठीक वैसे जैसे सौर मंडल में बाहरी ग्रह घूमते हैं। पर गैलेक्सी में ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह था कि कोई इनविजिबल मास गैलेक्सी के चारों तरफ एक विशाल स्फेरिकल होलो बनाकर मौजूद है, और यही मास गैलेक्सी को टूटने से बचा रहा है। और यहीं पर साइंटिफिक दुनिया को यह समझ में आया कि ब्रह्मांड की कहानी वो नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं। लेकिन यह सिर्फ गैलेक्सी रोटेशन की बात नहीं है। हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग में भी डार्क मैटर को देख सकते हैं। जब किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के पीछे वाली रोशनी ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण मुड़ जाती है, कई बार तो लेंसिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि देखने वाले सब्सटेंस से इतनी लेंसिंग उत्पन्न ही नहीं हो सकती। इसका मतलब यह इनविजिबल मास है, और बुलेट क्लस्टर इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब दो क्लस्टर को आपस में टकराए और गैस मिलकर बीच में रुक गए, लेकिन ग्रेविटेशनल मास दोनों तरफ चला गया। यानी मास गैस में नहीं बल्कि किसी इनविजिबल कंपोनेंट में था, और यही डार्क मैटर है। वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के टेम्परेचर इन्फ्लक्शन से भी समझते हैं। देखिए सीवीएम में टिनी वेरिएशन दिखते हैं जो ये बताते हैं कि अर्ली यूनिवर्स में डार्क मैटर ने मैटर को जमाना शुरू कर दिया था, और लैम्डा सीडीएम मॉडल जो आधुनिक कॉस्मोलॉजी की रीड है उसी पर यह आधारित है। अगर डार्क मैटर ना होता तो ये इनफ्लक्चुएशन कभी भी स्टेबल स्ट्रक्चर में ना बदलते और गैलेक्सी कभी भी नहीं बनती। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो डार्क मैटर है ये आखिर है क्या। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कैंडिडेट है WIMPs, यानी वीकली इंटरएक्टिव मैसिव पार्टिकल्स, जो सुपर सिमेट्री को प्रेडिक्ट करते हैं। एक थ्योरी जो ये मानती है कि हर एक पार्टिकल्स का एक हैवी पार्टनर पार्टिकल्स होता है। WIMPs अगर है तो हर सेकंड अरबों WIMPs आपके शरीर से गुजरते हैं बिना किसी इंटरेक्ट किए, क्योंकि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। वे सिर्फ ग्रेविटी और वीक न्यूक्लियर फोर्स के माध्यम से इंटरेक्ट करते हैं, और इसी वजह से जेनॉन्ट, लक्स जूफलिन, पांडा एक्स जैसे डीप अंडरग्राउंड डिटेक्टर मौजूद हैं, जिनमें हजारों टन लिक्विड जेनॉन रखकर साइंटिस्ट इन रेयर इंटरेक्शन की तलाश करते हैं। लेकिन अब तक कोई भी कंफर्म इंटरेक्शन नहीं मिला। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या WIMPs सच में है या हम गलत दिशा में खोज कर रहे हैं। अब दूसरा कैंडिडेट एक्सियन है। ये बहुत ही हल्के और छोटे पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ट्विस्ट करते हैं। इन्हें खोजने के लिए साइंटिस्ट जायंट मैग्नेटिक ट्यूब्स बनाते हैं, जिन्हें होरोस्कोप कहा जाता है, और कैविटी रिजोनेटर में सिग्नल को एम्पलीफाई करके ढूंढते हैं। लेकिन एक्सियन भी इल्यूसिव निकलते हैं। अब यहाँ पर तीसरा कैंडिडेट आता है स्टार लाइन न्यूट्रिनोस। लेकिन न्यूट्रिनो एक ऐसा वर्जन है ना जो वीक फोर्स से भी इंटरेक्ट नहीं करता, सिर्फ ग्रेविटी से, और जो डार्क मैटर का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन कॉस्मोलॉजी कॉन्स्टेंट इसे कंट्राडिक्ट करते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर शायद प्रीमोर्डियल ब्लैक होल हो, ऐसे ब्लैक होल जो बिग बैंग के माइक्रोसेकंड बाद बन गए हों। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव डाटा से पता चलता है कि यह थ्योरी पूरी तरीके से कंसिस्टेंट नहीं है। अब डार्क मैटर को लेकर नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो है माचो, यानी कि मैसिव कॉम्पैक्ट होलो ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्राउन डार्क, डेड स्टार और ब्लैक होल्स कभी डार्क मैटर के कैंडिडेट माने गए। लेकिन माइक्रो लेंसिंग सर्वे ने यह साबित कर दिया कि इनकी संख्या डार्क मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। नाउ अब सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी की बात करते हैं,
जिसका नाम है मोंड यानी कि मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनेमिक, जो ये कहता है कि ग्रेविटी का लो अल्ट्रा लो एक्सेलरेशन पर ब्रेकडाउन हो जाता है और न्यूटन आइंस्टाइन की ग्रेविटी इनकम्प्लीट है। तो ये जो मोंड है ना, ये कई गैलेक्टिक स्केल ऑब्जर्वेशन को फिट करता है, लेकिन क्लस्टर लेवल डायनेमिक, कॉस्मिक वेव बैकग्राउंड, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और अर्ली यूनिवर्स फिजिक्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है और इसीलिए वैज्ञानिक इसे इनकम्प्लीट मानते हैं। लेकिन अगर मोंड सही हुआ तो इसका मतलब होगा कि हमारी फिजिक्स का पूरा फाउंडेशन अधूरा है। और अब डार्क मैटर की सबसे बड़ी पहेली तो यह है कि यह सेल्फ इंटरेक्ट करता है या नहीं। अभी तक साइंटिस्ट को इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। साइंटिस्ट अभी भी इसको प्रूफ करने में लगे हैं कि ये सेल्फ इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता है। साइंटिस्ट ना बुलेट क्लस्टर, अवेल 520 और अन्य कोलाइडिंग सिस्टम में देखते हैं कि जो डार्क मैटर है ये क्लम्प टकराने पर कैसे बिहेव करता है। अगर वे टकराकर रुक जाता है तो इसका मतलब है कि डार्क मैटर वीकली सेल्फ इंटरेक्टिंग है, लेकिन यह जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है। और ये डार्क मैटर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी अहम भूमिका निभाता है। सिमुलेशन जैसे मिलियनम सिमुलेशन, इलास्टिक और बोल्शोई दिखाते हैं कि कॉस्मिक वेव जैसी नेटवर्क सिर्फ डार्क मैटर के कारण ही बन सकता है और वेरियोनिक मैटर सिर्फ इन इनविजिबल स्कैफोल्ड पर इकट्ठा होता है। डार्क मैटर गैलेक्सी शेप्स, रोटेशन स्टेबिलिटी, सैटेलाइट्स गैलेक्सी, लार्ज स्केल फिलामेंट, क्लस्टर बाइंडिंग एनर्जी, रेलिक एविडेंस, अर्ली यूनिवर्स डेंसिटी इन फ्लक्चुएशन हर जगह क्रिटिकल है। पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि अगर डार्क मैटर है हर जगह तो हमें ये दिखाई क्यों नहीं देता है, और अगर यह दिखाई नहीं देता है तो इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? क्या ये कभी डिटेक्ट होगा भी? यह हमारी फिजिक्स की सबसे बड़ी ब्लाइंड स्पॉट है और यहीं से असली फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो शुरू होता है। क्या हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जहाँ वास्तविकता का 95% हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता और हमारी समझ सिर्फ सरफेस है? क्या हमारी फिजिक्स इनकम्प्लीट है? यह डार्क मैटर का वह मिसिंग पजल है जो यूनिवर्स की पूरी कहानी को पूरा करेगा, क्योंकि यह रहस्य जितना साइंटिफिक है ना उतना ही एक्सिस्टेंशियल भी है। क्योंकि जब तक हम डार्क मैटर नहीं समझेंगे हम यह नहीं समझ पाएंगे कि कॉस्मोस कैसे बने, कैसे इवॉल्व हुए और इसमें हमारी क्या जगह है। तो शायद यही ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और सबसे डरावना ट्रूथ है कि सबसे बड़ी चीज वो होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन जो सब कुछ नियंत्रित करता है। और इस यूनिवर्स में अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में हम अभी भी नहीं जानते हैं, और जो जानते भी है ना वो टाइम के साथ साइंटिस्ट को हैरान कर देते हैं। साइंटिस्ट को चैलेंज करते हैं, उनकी थ्योरी को चैलेंज करते हैं, उनकी रिसर्च को और उनके क्वेश्चनिंग को। अभी भी साइंटिस्ट डार्क मैटर की खोज में लगे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर आखिर है क्या और उसे कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है। खैर फ्रेंड्स, अभी भी साइंटिस्ट इस बात में लगे हैं कि आखिर ये डार्क मैटर बना कैसे। अगर ये यूनिवर्स का 95% हिस्सा है तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, हम इसे देख क्यों नहीं पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के पास अभी भी इन क्वेश्चन के जवाब नहीं है और वो इन क्वेश्चन को ढूंढने में अभी भी लगे हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है ना, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।